गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल ग्लिचेज की वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट नहीं दिख रहा या फिर लिखावट भी नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। तो थोड़ा सा मैं उस वीडियो के बारे में बता देना चाहता हूं जो डिस्कस किया था मैंने उस वीडियो में। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी एक ऐसा कमेटी था जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप लिखें, बनाएं कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाए। और उस कमेटी में 6 मेंबर थे एक्सक्लूडिंग इट्स चेयरमैन, और चेयरमैन को इंक्लूड करने पे मेंबर्स कितने हो गए? 7। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, जो हेड थे, वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो यही कमेटी पूरे लॉज, पूरे प्रिंसिपल्स और पूरे जो रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में रहने वाला है, यही कमेटी रिकमेंड किया था, सजेस्ट किया था। और ये जो कमेटी सजेस्ट किया, जो रिकमेंड किया, उस पर डिस्कशन चला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में उस पर डिस्कशन चला था। ऐसा नहीं था कि ये कमेटी जो बता दिया उसको मान लिया गया, ऐसा नहीं होता था। उस पर डिस्कशन चला था और डिस्कशन करने के बाद उसमें से कुछ हटाया भी गया था, कुछ ऐड भी किया गया था। और उसको हम डिटेल में नहीं बोलेंगे कि क्या हटाया गया, क्या ऐड किया, क्योंकि सिलेबस से बियॉन्ड है, 11th-12th का वो टॉपिक हो गया। तो फिलहाल ये समझिए कि जो चीज ये कमेटी रिकमेंड की कि ये रहना चाहिए, उस पर डिस्कशन हुआ। हर एक मेंबर अपने अपने ओपिनियन को साझा किए और उसके बाद ही वो जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फुली इंप्लीमेंट किया गया, एडॉप्ट किया गया। तो ये था ड्राफ्टिंग कमेटी और 6 मेंबर थे और चेयरमैन को मिलाकर 7 थे, और जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। हाँ, और एक चीज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक लीगल एडवाइजर थे जो एडवाइस करते थे इस कमेटी को, वो थे बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको मुझे बताना था, थोड़ा सा वीडियो रुक गया है, पिछले वाले वीडियो में यहाँ पे रुक गया है। जो मैं बोलना चाह रहा था वो नहीं दिख पाया आप लोगों को, इसलिए मुझे बताना पड़ा। ठीक है। तो आते हैं आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हम लोग, प्रीएम्बल। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा ये चीज कि प्रीएम्बल क्या है। तो मैं डिफाइन करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू डिफाइन द प्रीएम्बल। इट इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट। इट इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ द स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट से हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत होता है। एंड इट कंटेन्स ऑल द आइडियाज, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑन विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड। I said it is a short statement and our constitution begins with the statement, and also it contains all the ideas, principles, values on which our constitution based. It contains all the philosophies on which our constitution depends. तो इस प्रीएम्बल में क्या लिखा गया है, कौन कौन वर्ड्स का यूज किया गया है, उसका मीनिंग जानना जरूरी है कि वो है क्या, उसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब चीजों का मतलब क्या होता है, ये चीज जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बारी बारी से सारे वर्ड्स, सारे लाइंस का मीनिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हम लोग जानते हैं बारी बारी से कि प्रीएम्बल में जो जो वर्ड यूज किए गए हैं, जो वर्ड्स इंक्लूड किए गए हैं, उसका मीनिंग क्या है और किस मायने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बेस्ड बनाते हैं। यही वो वर्ड्स हैं। That is why our constitution is
कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, इन्हीं वर्ड्स की वजह से। सोवरिन का मतलब क्या हुआ? सोवरिन का हिंदी अगर आप लोग एग्जैक्ट और कहीं ढूंढिएगा भी, या फिर मैं भी बता देता हूं, संप्रभुता होता है या स्वप्रभुता। स्वप्रभुता का मतलब क्या हुआ? स्वप्रभुता का मतलब यह हुआ कि हम अपना जो डिसीजन है, या फिर हम अपने मालिक हैं, हम अपना मालिक खुद हैं, कोई हमें डायरेक्ट नहीं करेगा, कोई दूसरा हमें ये नहीं बोलेगा कि आप ये डिसीजन लीजिए या फिर ये डिसीजन नहीं लीजिए। यानी हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। इंडिया इज इंडिपेंडेंट। जानते हैं आप लोग कि इंडिया स्वतंत्र है, ये तो पता होगा। नो अदर एक्सटर्नल अथॉरिटी विल रूल ओवर इंडिया, इसी में छुपा हुआ है सोवरेन का मतलब। कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी, कोई बाहरी शक्ति, एक्सटर्नल पावर। एक्सटर्नल पावर मतलब कि जस्ट लाइक अदर कंट्री, जैसे इंडिपेंडेंट होने से पहले हमारे कंट्री पे कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो इस वर्ड के द्वारा ये समझाया गया है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है और कोई दूसरा कंट्री या कोई एक्सटर्नल पावर्स या एक्सटर्नल फोर्सेस हम पे रूल नहीं करेगी, हम पे शासन नहीं करेगी। नो अदर एक्सटर्नल फोर्सेस विल रूल ओवर अस। सोवरेन का मतलब यही हुआ। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कहेंगे तो समाजवादी। अब समाजवादी या सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ? हमारे डेली लाइफ से कैसे वर्ड जुड़ा हुआ है? सारे सिटीजन, सारे नागरिक या सारे लोग ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द कंट्री, ऑफ द स्टेट एक्सेट्रा, जो भी आप लोग समझें, ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री विल बी इक्वल। अब इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी। एलिमिनेट का मतलब हटाना, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो इनइक्वालिटी मतलब असमानता जो हमारे सोसाइटी में है, कहीं ना कहीं अभी भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह हटा दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी। ये संविधान में इस चीज को इसलिए इंक्लूड किया गया है कि गवर्नमेंट ऑटमोस्ट प्रयास करेगी अपना कि इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करें। मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूं कि इनइक्वालिटी अभी भी हमारे सोसाइटी में है, लेकिन ये इस वर्ड को क्यों लिखा गया कि कहीं ना कहीं हम एज अ सिटीजन भी और गवर्नमेंट भी इनइक्वालिटी को हटाए, असमानता को सोसाइटी से हटाए, सारे लोग एक तरह की जिंदगी जिए, सारे लोग एक तरह की जिंदगी जिए, सारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना वो एक जैसा हो। इस चीज को आप लोग भी एक्सेप्ट करेंगे या मैं भी करूंगा कि ऐसा नहीं है हमारे सोसाइटी में, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, इस डायरेक्शन में आगे तो बढ़ सकते हैं ना। इसलिए इस वर्ड को इंक्लूड किया गया कि गवर्नमेंट ट्राई करे, कोशिश करे, अपना प्रयास करे कि इनइक्वालिटी को एलिमिनेट किया जाए हमारे सोसाइटी से, ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका इक्वल हो जाए। और वो कब होगा? जब इनकम इक्वल होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इक्वल कब होगा? जब इनकम इक्वल होगा। तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल रसिया, जो पूरी तरह से सोशलिस्ट है, यानी हर कुछ वहां का सरकारी होता है, गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, कोई प्राइवेट नहीं होता है। लेकिन हमारा इकोनॉमी जो है ना वो मिक्स्ड है, हमारा इकोनॉमी मिक्स्ड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो सोशलिस्ट बोला गया, लेकिन इकोनॉमी जो है हम लोग का मिक्स्ड है, यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों है, जिसकी वजह से इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन हम कोशिश एक तो कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी में ही ये चीज कर सकते हैं ना कि सबको इक्वल ट्रीट करें, ठीक है। तो इस वर्ड का इंक्लूड करने का पर्पस यही था कि गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी या हम एज ए सिटीजन भी कोशिश करेंगे कि इनइक्वालिटी को प्रमोट करें और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सबका सेम करें, इक्वल करें। नेक्स्ट जो वर्ड है सेकुलर। इस वर्ड से तो आप लोग परिचित होंगे, जैसा कि न्यूज में आजकल यही प्रिवेलेंट है। सेकुलर वर्ड न्यूज में आजकल बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। तो इस वर्ड से तो आप लोग
परिचित भी होंगे, फेमिलियर भी होंगे। अगर नहीं है तो मैं क्लेरिफाई कर देता हूं कि सेकुलर का मीनिंग क्या होता है। सेकुलर का हिंदी होता है धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष का हिंदी मतलब क्या होता है कि ऑल रिलीजन्स विल बी ट्रीटेड एज इक्वल। सारे धर्म समान हैं और उन धर्म को मानने वाले लोग भी समान हैं। जो हिंदुइज्म को फॉलो कर रहा है उसको भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा, और जो इस्लाम को फॉलो कर रहा है उसको भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा। रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आई सेड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ओके, सारे धर्म समान हैं। और एक चीज, देयर विल बी नो एनी ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, सारे धर्मों को एक आंख से देखेगी, एक नजर से देखेगी। ऑल रिलीजन्स विल बी ट्रीटेड एज इक्वल। सेकुलर का मतलब यही होगा कि धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट कुछ वर्ड्स है, उन पे हम लोग चलते हैं। तो कुछ और वर्ड्स हैं जो कि हमारे प्रेम्बल में है, इसका मीनिंग मैं बताना चाहता हूं। डेमोक्रेटिक क्या है? अब डेमोक्रेटिक बना है डेमोक्रेसी से। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस, आप लोग 7 में भी पढ़े होंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। आई सेड डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोग के द्वारा ही शासक चुने जाते हैं, यानी पीएम सीएम ये लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। अब कैसे? इन इंडिया वी पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन ऑफ रूलर थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। हम डायरेक्ट पीएम और सीएम को नहीं चुनते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। हम एमएलएज और एमपीज को चुनते हैं। हमारे एरिया में कोई ना कोई एमएलए होगा ना, विधायक जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी नोखा ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नोखा जो विधानसभा क्षेत्र है उसका कोई ना कोई एमएलए होगा। तो वी चूज रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स चूज हु विल बी द सीएम और हु विल बी द पीएम। कौन सीएम होगा, कौन पीएम होगा। तो हम क्या चुनते हैं? अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव, यानी एमपीज को बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये एमपी पीएम को चुनते हैं, और एमएलएस को चुनते हैं, और एमएलएस सीएम को चुनते हैं। तो जनता किसको चुनती है? एमएलएस और एमपीज को, और एमपीज पार्लियामेंट में जाते हैं, और पार्लियामेंट में जो वोटिंग होता है और मेजॉरिटी जिसको वोट करे वो पीएम बनता है, और सीएम एमएलएस जो होते हैं वो विधानसभा में जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, और वहां इनका जो मेजॉरिटी होता है, मेजॉरिटी जिसको वोट करेगी वो सीएम होता है। तो हम डायरेक्ट पीएम और सीएम को नहीं चुनते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव्स डिसाइड दैट हु विल बी द पीएम और हु विल बी द सीएम। तो इंडिया डेमोक्रेटिक नेशन है, और हम रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपना पीएम और सीएम चुनते हैं। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा ना, जो हमारे देश का हेड होगा, जैसा कि एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि पीएम और प्रेसिडेंट में क्या अंतर है। पीएम जो है गवर्नमेंट के हेड है, सरकार के हेड है, लेकिन पूरे देश का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। ओके, कोई भी रूल्स बनेंगे ना, हमारे संविधान में लिखे जाते हैं कोई भी रूल्स, तो सारे डिस्कशन होने के बाद अगर प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल नहीं देगा, अपना एसेंट नहीं देगा, तो वो रूल कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ओके, तो सरकारें या फिर विधानसभा या यूं कहें कि पार्लियामेंट रूल तो बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए, उनका सहमति चाहिए, उनका अप्रूवल चाहिए। तो पीएम क्या है? पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री और स्टेट। ओके,
प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री एंड पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो देयर इज नो हेरिडेटरी रूलर। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है? वंशानुगत। पहले क्या होता है? मोनार्की में क्या होता था? हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। मोनार्की में होता था कि राजा का एक बेटा ही राजा बनेगा, या फिर उसके क्लोज रिलेटिव्स जो हैं, राजा के बेटा या राजा के क्लोज रिलेटिव्स जो हैं वही राजा बनते थे। तो वो था हेरिडेटरी सिस्टम, यानी वंशानुगत। उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा। लेकिन ऐसा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि देयर इज नो हेरिडेटरी रूलर, यानी वंशानुगत रूलर नहीं होगा, हेरिडेटरी नहीं होगा। यानी प्रेसिडेंट जो बने हैं, अब उनका बेटा प्रेसिडेंट नहीं बन जाएगा अपने मन से। पीपल जिसको इलेक्ट करेगी या फिर जिसको जो लोगों के द्वारा चुन के जाएंगे वही रूल करेंगे। समझ में आया? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे आगे। फिलहाल इस चैप्टर में इस चीज को डिस्कस नहीं करना है, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में हम लोग किसी और दिन जिस चैप्टर में होगा उसको डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल ये समझिए कि इस वर्ड का मतलब होता है कि देयर इज नो हेरिडेटरी रूलर, यानी वंशानुगत रूलर नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। एंड हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ फिक्स्ड टाइम कॉल्ड प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते हैं, वो अलग मैटर, हम समझाएंगे कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, हम समझाएंगे अगले टॉपिक में, या फिर जब भी पढ़ना होगा। फिलहाल समझिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? एमपीज और एमएलएस। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी एमपीज और एमएलएस पार्टिसिपेट करते हैं और वही वोट देते हैं और प्रेसिडेंट को चुनते हैं। और वो एमपीज और एमएलएस को कौन चुनता है? हम चुनते हैं। यानी हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को हम ही इलेक्ट किए, इनडायरेक्टली तो हम ही इलेक्ट किए ना, क्योंकि हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रेसिडेंट अभी थे और उनका बेटा अगला प्रेसिडेंट होगा, ऐसा तो नहीं है। जब रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करेंगे तभी होगा। तो जो कंट्री का हेड होगा वो फिक्स टाइम के लिए होगा, जैसा कहते हैं 5 इयर्स फिक्स टेन्यूर है प्रेसिडेंट का। तो ये रहा रिपब्लिक का मतलब। आगे आते हैं जस्टिस। जस्टिस का हिंदी होता है न्याय, और न्याय वर्ड तो आप लोग जानते हैं कि न्याय का मतलब क्या होता है? सबको न्याय मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा। न्याय मिलने में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जस्टिस का मतलब होता है यही, यानी इन द आईज ऑफ लॉ, कानून के नजर में एवरीवन इज इक्वल। कानून के नजर में सब लोग इक्वल हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ समझ लेते हैं जरा कि कैसे इक्वल है। कोई पीएम है, कोई सीएम है, या फिर कोई गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, या फिर कोई भी हाई प्रोफाइल लोग है, और कोई जनरल सिटीजन है। गलती दोनों ने किया है, कानून को दोनों ने ब्रेक किया है, तो सजा दोनों को मिलेगी। समझ रहे हैं? कोई एमएलए है, वो कुछ गलत काम किया, और वैसा ही गलत काम कोई नॉर्मल सिटीजन भी करता है, नॉर्मल नागरिक भी करता है, तो सेम पनिशमेंट दोनों को मिलेगा। यानी कानून के नजर में दोनों इक्वल है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा अगर किसी ने गलत किया है तो कानून के नजर में इक्वल होने का मतलब यही हुआ। ओके, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन या सोशल स्टेटस। बोल लीजिए कि समाज में आपका स्टेटस ये है कि आप एमएलए हैं, एमपीज हैं, या पीएम है, या सीएम है, या कुछ भी है, आपने गलत किया आपको पनिशमेंट मिलेगा। और एक नॉर्मल सिटीजन भी अगर गलत किया तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। यानी डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पे नहीं होगा कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कास्ट क्या है, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप फॉरवर्ड कास्ट से आते हैं या फिर बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। ओके, अब आते हैं कुछ नेक्स्ट वर्ड्स की ओर जो मैं समझाना चाहूंगा, और ये लास्ट रहेगा प्रेम्बल में, ठीक है। लिबर्टी एंड इक्वलिटी,
हिंदी इसका समझते हैं, हिंदी से ही क्लियर हो जाएगा सारा कुछ इसका मतलब क्या होता है। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम, एंड इक्वलिटी का मतलब होता है स्वतंत्रता, इक्वलिटी का मतलब सॉरी समानता। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता, एंड इक्वलिटी का मतलब समानता। ओके, अब लिबर्टी, हमें लिबर्टी मिला हुआ है, हमें फ्रीडम मिला हुआ है, लेकिन किस मायने में? हम अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस को रख सकते हैं ऑन एनी मैटर, किसी भी मैटर पे अपना व्यूज या ओपिनियन रख सकते हैं, अनलेस और अनटिल इट इज हार्मफुल टू द नेशन, बशर्ते कि ये नेशन के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए या कोई भी कम्युनिटी के लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है, अपने ओपिनियन को, अपने व्यूज को किसी भी मैटर पे, किसी भी इशू पे रख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रोवाइडेड दैट देयर विल बी नो हार्म टू अदर्स, टू द सोसाइटीज और टू द कंट्री। यानी अपने व्यूज और ओपिनियन को रखने के दौरान कुछ ऐसा ना बोल दें या फिर कुछ ऐसा ना कर दें जिससे हमारे देश को खतरा हो, जिससे हमारे कंट्री को डेंजर हो, या किसी भी कम्युनिटी के भावनाओं को ठेस पहुंचे या भावनाओं को आहत पहुंचे। यानी कंस्ट्रक्टिवली हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी के, यहां तक कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी हमें क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है तो वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज दोज पॉलिसीज कंस्ट्रक्टिवली। कंस्ट्रक्टिवली का मतलब समझिए कि उस वैसे वैसे लाइन्स या वर्ड्स का यूज करना है जो कि हार्मफुल ना हो किसी सोसाइटीज के या फिर किसी कम्युनिटीज के या फिर देश को। यानी कंस्ट्रक्टिवली हम अपने व्यूज को, ओपिनियंस को रख सकते हैं किसी भी मैटर पे, ये हमें आजादी है, हमें बोलने से कोई नहीं रोक सकता है, रोक सकता है। और इसी को बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फंडामेंटल राइट में हम पढ़ेंगे इसको कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है। तो हमें बोलने की आजादी है, हमें अपने व्यूज और ओपिनियन रखने की आजादी है। और इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी मेरे पास समानता, यानी ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। कहीं ना कहीं जस्टिस जो वर्ड मैंने समझाया उससे ही रिलेट कर सकते हैं इस चीज को। ऑलमोस्ट एक ही वर्ड है, जस्टिस और इक्वलिटी। वो भी बोल रहा था कि हाँ, समाज में हम जितने भी लोग रह रहे हैं कानून की नजर में सब लोग एक हैं, और ये भी बोला कि सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब लोग एक हैं। कोई भी कुछ भी गलती करता है, उसका कुछ भी स्टेटस हो, किसी भी पद पे हो, लेकिन उसे कानून को फेस करना है, जुडिशियरी को फेस करना है, और उसे पनिशमेंट भी मिलेगा अगर ये प्रूव है सब लोग इक्वल है। तो ये रहा लिबर्टी और इक्वलिटी का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का अगर हिंदी आपको कहीं खोजिएगा भी, या फिर मैं भी बता देता हूं, बंधुता। फ्रेटर्निटी का हिंदी होता है बंधुता, है बंधु। बंधु का मतलब होता है भाई। यानी दिस वर्ड मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का अर्थ ये देता है। अब ब्रदरहुड क्या है? एक से भले दो, एंड दिस ब्रदरहुड गिव्स द स्ट्रेंथ टू द सोसाइटीज और टू द नेशंस। हम लोग अगर यूनाइटेड रहेंगे तभी तो किसी चीज से फाइट कर सकते हैं। अभी जो पैंडेमिक आया है कोरोना वायरस के कारण, जो महामारी आया है, तो सारे इंडियंस यूनाइटेड हैं, सारे इंडियंस फॉलो कर रहे हैं ना लॉकडाउन को। तो ये हमें मजबूत बनाता है ना कि कोई एक्सटर्नल पावर्स अगर इन्वेड करता है हमें, तो हम लोग यूनाइटेड रहें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने क्या देखा इंडिया में कि छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे स्टेट में बटा हुआ है इंडिया, और एक एक करके फाइट करना इजी होता है। वो लोग क्या सोचे कि इन सबसे एक एक करके निपटते हैं। अगर उस टाइम भी सब लोग यूनाइटेड रहते तो ब्रिटिशर्स अपना पावर एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाते। और जैसा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी आप लोग पढ़िएगा, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसका भी एक रीजन यही रहा था
कि सारे रूलर कहीं ना कहीं पूरे देश के रूलर यूनाइटेड नहीं हुए एक साथ और एक कलेक्टिव एफर्ट नहीं आया, जिसकी वजह से हम फेल किए वहां पे। नहीं तो आजादी 1857 में ही मिल जाती। कुछ ऐसे रूलर्स थे जो अपना पर्सनल बेनिफिट देख रहे थे। तो ये यूनिटी, ये स्ट्रेंथ देता है हमारे नेशंस को। तो फ्रेटर्निटी का मतलब है बंधुता, ब्रदरहुड, भाईचारा को प्रमोट करना चाहिए हमें हमारी सोसाइटी में, ठीक है। वेदर वन इज रिच और पुअर, वी शुड प्रमोट ब्रदरहुड अमॉन्गस्ट ऑल द सिटीजन्स इन अ सोसाइटी और इन अ कंट्री। तो फ्रेटर्निटी का बंधुता, ब्रदरहुड यानी भाईचारा, और यही हमारे नेशन को स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है टू फाइट somebody or something. ओके, तो आई होप कि मैं समझा चुका हूं हर कुछ बहुत अच्छे से, और कोशिश भी किया है मैंने कि आपको अच्छे से समझा सकूं, और बहुत ज्यादा हिंदी भी यूज किया कि आप लोग समझ सके और कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सके। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा एसएसटी के ऊपर फॉर द क्लास 8 वो होगा फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की विशेषता क्या है। फीचर्स का मतलब होता है विशेषता। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग नोट्स को बनाते रहें, नोट्स प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।